मैं वेद शुक्ला। मुझे करनी थी आज आपसे कुछ बातें। बातें ही तो करते हैं आखिर हम जीवन में, और आज तक हमने किया भी क्या, बातें ही कर रहे हैं। रिश्तों की डोर भी इन बातों पर टिकी हुई है और सब कुछ निर्भर करता है इन्हीं बातों पर। इन बातों पर जो कभी उम्मीदें बनकर सामने आती हैं, कभी आश्वासन बनकर, कभी जो है भरोसा कायम करने का सबब बनती हैं, तो कभी भविष्य की प्लानिंग का आधार। यही बातें हैं जो हमें करनी है। बातें आखिर हमने की भी हैं हमेशा से। कभी माँ ने बेटे से, कभी भाई ने बहन से, कभी पिता ने पुत्र से, तो कभी पुत्र ने पिता से। यारों ने यारों से बातें की हैं। आज मुझे बातें करनी हैं आपसे। लेकिन ये बात एक देशवासी की एक देशवासी से होनी चाहिए। ये बात एक हिंदुस्तानी की एक हिंदुस्तानी से होनी चाहिए। ये बात सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बदन में दौड़ते लहू के एक एक कतरे से होनी चाहिए। ये बातें ऐसी होनी चाहिए जहां मस्कुलर सिस्टम बोल पड़े और ज़बानें रह जाएं खामोश। आओ कर लेते हैं कुछ बातें। और आखिर क्यों करनी है ये बात करनी है इसलिए क्योंकि ये बात थी 14 फरवरी की। आज से कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले 14 फरवरी, जिसे हम प्रेम का दिन कहते हैं, कुछ ऐसा घटा जिससे जीवन में ठहराव सा आ गया। कहीं आक्रोश दौड़ पड़ा तो कहीं उबाल छा गया। वो दिन जिस दिन हर दिन की तरह सुबह हुई थी, हमारी वही सुबह जो हर दिन हुआ करती थी, वो 14 फरवरी को भी हुई थी। हर दिन की तरह हम अपनी दैनिक दिनचर्या की तरफ बढ़ रहे थे, इन बातों से अनजान कि जो हमारे लिए मुश्किल का सबब हो सकता है वो किसी की दैनिक दिनचर्या में शामिल भी होता है। जिसे हम एडवेंचर मान करके करने में भी गुरेज करते हैं, वो किसी के डेली रूटीन में शामिल है। हाँ, एडवेंचर, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना, बर्फीली जगहों पर जाना, ये कुछ और नहीं, हमारे लिए एडवेंचर है। और जो एडवेंचर कभी कभी होता है। लेकिन एक तरफ समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो हर दिन हर घड़ी इन सारी परिस्थितियों से जूझता हुआ आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आखिर कभी सोचा कि क्यों करना पड़ा उन्हें ऐसा? आखिर क्या वजह थी जो वो ये करने पर मजबूर हुए या उन्होंने ये करने का फैसला लिया? क्या वजह थी जिससे कि उनके अंदर त्याग, समर्पण, बलिदान का भाव ऊपर हो गया और उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिशें दब गई? कभी सोचा है? क्या आम आदमी की तरह उनके मन में एक सुखी संपन्न जीवन जीने की इच्छा नहीं थी? क्या अपनों के साथ सुबह की चाय उन्हें पसंद नहीं थी? क्या दोस्तों के साथ चौराहे पर लगने वाला चाय का जमघट उन्हें नहीं लुभाता? क्या बीवी के हाथों में हाथ रख करके भविष्य का आश्वासन देने की ख्वाहिश उनमें नहीं होती? क्या वो नहीं चाहते कि वो अपनी माँ को जो है अपनी बगल वाली सीट पर बैठाकर एक बड़ी सी गाड़ी में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकें, वो चेहरा जो अपनी बेटी की उपलब्धियों पर जो है गर्व से ऊंचा उठा हुआ है? क्या वो नहीं चाहते ये सब? बिल्कुल चाहते होंगे, आखिर वो भी इंसान है। लेकिन क्या वजह आ गई कि इन सारी बातों को दरकिनार कर उन्होंने देश की सेवा में सब कुछ अर्पित करने का फैसला कर लिया? देश, हमारा देश, भारत, जिसे हम माता कहते हैं। अरे बड़ा अच्छा याद आया, भारत माता। ये हम हैं जो कहते हैं अपने देश को भारत माता। ये हम हैं जिसने पहली बार जो है मदरलैंड का कॉन्सेप्ट दिया। आखिर कहते हैं हम माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये हम हैं। हमने तो नहीं सुना कभी पाकिस्तान ने पाकिस्तान अब्बा या अम्मी कहा हो। हमने तो नहीं सुना कि कभी इंग्लैंड ने इंग्लैंड डैड कहा हो। हम कहते हैं भारत माता। लेकिन सिर्फ कहते हैं, अफसोस है मुझे, एक एक कतरे से मैं ये आज इस शिद्दत से ये बात महसूस करता हूं कि मुझे अफसोस है, शर्मिंदा हूं मैं इस बात पर कि एक तरफ तो भारत माता कहता हूं और दूसरी तरफ कभी एक लम्हे के लिए भी अपनी मां के बारे में नहीं सोचता। शायद हम सब नहीं सोचते। मुझे बात जानना है ये। मेरी उम्र आज 32-33 साल हो गई। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कब एक लम्हे ठहर कर इस देश के बारे में सोचा हो। आपकी भी हो गई होगी। किसी की 22 साल, किसी की 23 साल, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, और कोई जीवन के आखिरी पड़ाव पर होगा। लेकिन कब सोचा आपने इस देश के बारे में? क्या वो एक लम्हा भी जब आपने इस देश के बारे में सोचा हो आपके जीवन में गिनाने को है? आपके पास ऐसी कोई उपलब्धि आपके जीवन में जिसको आप इस बात से सरोकार करके जोड़ के आगे बढ़ा सके कि आपने देश के लिए वो लम्हा जिया? नहीं, हम तो देश की बात भी नहीं करते साहब। बातें करते हैं तो राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक दलों की, राजनीतिक पार्टियों की, कभी एनडीए की तो कभी यूपीए की, कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो कभी माननीय सोनिया गांधी की। देश की बातें नहीं करते। मुझे यह जानना है कि आखिर ये राजनीतिक दल, इन राजनीतिक दलों से है देश या देश से हैं ये राजनीतिक दल? हम एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में रहते हैं। बरसों से गुलाम थे हम, और गुलामी की बहुत सी वजहें भी थी। देखा जाए तो लगभग 60% हिस्सा भारत के इतिहास का, जिसे हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं, वो गुलामी का इतिहास रहा है। और उस गुलामी की वजह भी, चलो पहले गुलामी की वजह टटोल लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे और फिर आएंगे आज की हकीकत पर। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में इतिहास को 3 भागों में हम बांटते हैं। जनजातियों से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से राज्य, राज्य से साम्राज्य के तौर पर हमने इस देश को खड़ा किया।
पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य के मार्गदर्शन में भारत को एक नई ऊंचाई दी और अखंड भारत की संकल्पना व्यक्त की। बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ था यह भारत। अफगानिस्तान में काबुल, कंधार, मकरान, हेरात और बलूचिस्तान तक के प्रांत भारत का हिस्सा हो चुके थे। भारत एक भारतीय उपमहाद्वीप की संकल्पना की तरफ बढ़ रहा था। यहां तक पहुंचे थे हम, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक और अशोक के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों से यह न संभाला जा सका और भारत टुकड़े टुकड़े में बंटने पर कमजोर हुआ यह भारत। क्यों? क्योंकि भारत में लोग बिखर चुके थे, लोग टुकड़े टुकड़े में बढ़ चुके थे और उस कमजोर भारत का परिणाम था कि इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, पहलव तमाम विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की तरफ रुख किया। कितना नुकसान कर पाए, कितना फायदा हमें पहुंचा, यह अलग विषय है, पर वो आए और इसके आने की प्रेरणा थी भारत की कमजोरी। मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। हम कहते हैं 1206 से 1526 तक का इतिहास दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। महमूद गजनवी, गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबल, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी से होता हुआ गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तक, और फिर अंत में लोधी वंश, जो कि भारत की दिल्ली सल्तनत वंश का अंतिम वंश कहलाता है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और 1526 वो साल था जब दिल्ली सल्तनत का अब पटाक्षेप होना था, ये अध्याय, ये चैप्टर ओवर होना था। 1526 को फिर हम कमजोर हुए। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के शासन में भी देश ठीक चल रहा था, लेकिन हमें यह भी रास ना आया और हमारे अंदर की कमजोरियां बाहर आई इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी की महत्वाकांक्षा, बाहर आई एक राजपूत राजा राणा सांगा की इच्छा, और लिख भेजा उन्होंने पत्र बाबर को, और बाबर ने किया भारत पर हमला। 1526 बाबर आया है। लोगों ने सोचा था कि लुटेरा बनकर आएगा और चला जाएगा, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि बाबर एक बार भारत आएगा तो वापस जाने का नाम नहीं लेगा। बाबर फरगना का रहने वाला है। बाबर जो परिस्थितियों से लड़कर खुद को संवार कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, ऐसा बाबर ऐसी जगह रहता है जहां पर जीवन का संकट है, जहां पर सामान्य सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पाती। ऐसा बाबर जब भारत आएगा, ठंडी हवा के झोंके उसे सहलाएंगे, नजरें जहां तक जाएगी हरियाली ही हरियाली दिखेगी, झील, झरने, नदियां, पर्वत, पहाड़, कोयल की कूक उसके कानों में पड़ेगी। तुम क्या सोच बैठे और क्यों सोचा तुमने कि ऐसा बाबर भारत से बाहर जाएगा? नहीं जाना था बाबर को भारत से बाहर। आया था लुटेरा बनकर और रह गया हमेशा के लिए यही। लेकिन उसने इस देश को अपना बनाया। जो भी किया, मंदिर गिराए, मस्जिदें बनाई, क्या किया ये अलग विषय है, आज इन चर्चा नहीं होनी है। लेकिन बाबर ने भारत को अपना माना और शायद कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में, जब उसने अपनी आत्मकथा लिखी जो मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी, नाम था तुझके बाबरी। उसमें बाबर कहता है कि मैं बाबर हूं, ये भारत है। आप उसकी झलक देख सकते हैं। खैर, बाबर ने भारत में एक महान मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सब कुछ ठीक चल रहा था, महान मुगलों का दौर चल रहा था। और 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद एक बार भारत फिर कमजोर हुआ। कमजोर हुए हम। उस कमजोरी का लाभ उठाया कुछ यूरोपीय व्यापारियों ने। आने को तो पहले ही आ गए थे। 1498 में आ गया था वास्को डी गामा, पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, सबके सब व्यापारी बनकर आ चुके थे, लेकिन अभी तक कर रहे थे व्यापार। और अब जब भारत कमजोर है तो उनकी नजर थी भारत के सत्ता पर। और अभी तक भारत को गुलाम बनाया हो या भारत पर किसी ने शासन किया हो, उनका नेचर एक जैसा था। वो आक्रांता थे, वो हमलावर थे, वो तलवार के दम पर या स्पष्टवादी थे, वो जो थे वो दिख रहे थे। लेकिन अब जिनसे आपका पाला पड़ने वाला था, इन्हें पहचानना मुश्किल था, क्योंकि ये व्यापारी थे। और व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। व्यापारी का धर्म है लाभ, और लाभ की आकांक्षा में ये व्यापारी कुछ भी कर गुजरेगा। अब भारत इनके हाथों में खेलने पर विवश है। हम गुलाम हैं, हम शासित हैं, ये शासक हैं। यानी इतने लंबे इतिहास से हमें यह सबक तो ले लेना था कि आखिर हमारी कमजोरियां क्या रही, हमारी विवशताएं क्या रही, और किन गलतियों के कारण हमने इतनी मुश्किलें और इतनी दुश्वारियां झेली। लेकिन हमने नहीं ली हैं, जो इस बात का प्रमाण है। ऐसे समय में कुछ लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन छेड़कर बैठे थे और आंदोलन की लहर जगा रहे थे। लगातार 2 विषयों पर काम कर रहे थे। एक तो आजाद भारत की तस्वीर तय करने की दिशा में, और दूसरा भारत से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने में। उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुट्ठी भर जो है भारतीयों के हाथ में ही अंग्रेजों के जाने के बाद भारत खेलने पर मजबूर हो जाए, यानी फिर से एक बार राजा महाराजा और नवाबों के शासन का दौर आ जाए। जरूर रहा होगा इस बात का डर। तभी उन्होंने उस वक्त उपलब्ध सारी शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और भारत के लिए उपयुक्त पाया जिस शासन प्रणाली को, वो थी लोकतंत्र। अरे वाह, लोकतंत्र।
गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं। लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, यही ना पढ़ते आए हैं बचपन से हम। सामाजिक अध्ययन की वो किताब मुझे आज भी याद है जिसमें पहली बार मैंने ये परिभाषा रटी थी, लोकतंत्र कहते किसे हैं। मुझे भी मिले थे आम आदमियों की तरह 5 नंबर इस सवाल के जवाब पर जब मैंने लिखा कि लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। लेकिन मैं भी, मुझे लगता है कि इसी बात के लिए इस विषय को जानना चाहता था कि वो 5 नंबर एग्जाम में सुरक्षित कर सकूं। कभी जिया नहीं मैंने इस बात को, और आप भी नहीं जी रहे, मैं इस बात को दावे से कहता हूं। और अगर जीते तो बदल चुका होता बात करने का तरीका, जीने का आधार, बातों के विषय और जीवन की कार्यशैली, सब बदल चुका होता। लेकिन नहीं जी रहे हम, लोकतंत्र को जी ही नहीं रहे। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और उस लोकतांत्रिक देश में होने के बावजूद हमारी बातें, हमारे विचारों के केंद्र में राजनीतिक शैली है, राजनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, देश नहीं है। तो अगर हमने देश को चलाने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम की और इस देश को चलाने की जिम्मेदारी राजनेताओं के हवाले की और राजनेताओं ने राजनीतिक दलों से जुड़कर अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया और देश को चलाने का उत्तरदायित्व संभाला, तो ऐसे समय पे अगर उन्हें, उनके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका विजन स्पष्ट नहीं है देश के विकास को लेकर के, तो वो जरूर आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर। और अगर उनका इरादा, उनके मनोभाव स्पष्ट होते, वो अपने कार्य करने में सक्षम होते और जो जिम्मेदारी आपने उनको सौंपी थी देश को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करने की, उस जिम्मेदारी को लेकर के जिम्मेदारी का भाव उनमें होता, तो इन बातों की नौबत ना आती। हमें बरगलाया जा रहा है और हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, हम कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में बटे हुए हैं। हम हिंदुस्तानी कहां रहे मेरे भाई? आओ, आज वक्त है ये सोचें, और ये इसलिए सोचें क्योंकि आज हिंदुस्तान के नाम पर हमारे कितने जवान शहीद हो रहे हैं। उनके लिए कोई बात मायने नहीं रखती। अरे उन्होंने तो अपने बेसिक अधिकार तक छोड़ दिए। पता होना चाहिए आपको कि मौलिक अधिकारों में से वो अधिकार जिनकी अवमानना या जिनकी अनुपलब्धता की स्थिति में हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसे बहुत से मौलिक अधिकार भी नहीं मिले अंग्रेजों हमारे जवानों को। ऐसे बहुत से अधिकार नहीं मिले। तुम्हें अधिकार है कि तुम सरकार की किसी पॉलिसी से नाखुश हो जाओ तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करो, हड़ताल पे चले जाओ। लेकिन क्या बीएसएफ के जवानों को यह अधिकार है? क्या भारत के फौजी को यह अधिकार है कि वो बाघा बॉर्डर पर तैनात भारत का फौजी कहते कि आज मैं हड़ताल पे हूं क्योंकि मैं सरकार की पॉलिसी से नाखुश हूं, आज नहीं उठाता मैं बंदूक? और अगर ऐसा हो गया ना, तो चुटकियों में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद जैसे तमाम आतंकवादी संगठन और तमाम बुरे विचारों से युक्त संगठन भारत की सीमा के अंदर होंगे और भारत की अस्मिता पर संकट मंडरा जाएगा। देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट तक कुर्बान किए। कभी उनके बारे में भी सोचो। तमाम छोटी बड़ी अपनी इच्छाओं को ताक पर रखा, तमाम स्वाभाविक इच्छाओं को ताक पर रखा और इस देश के लिए समर्पण और त्याग का भाव लेकर के वो जो है आज सीमा पर तैनात हैं। हमारा फर्ज क्या है? घर में बैठकर दिवाली मनाना, होली मनाना, अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छे से चलता रहे, सिर्फ इस एक बात पर केंद्रीकृत रहना, राजनीतिक टीका टिप्पणियां करना, राजनीतिक लाभ लेना, यह हमारा भी कोई उत्तरदायित्व है इस देश के लिए। यकीन मानो, मेरा मकसद तुम्हें जगाने का नहीं है और मैं बखूबी जानता हूं कि तुम मेरे जगाने से जागने वाले नहीं हो। मेरा कोई मोटिव नहीं कि मैं हिंदुस्तान को जगा दूं और उसके अंदर देशभक्ति की एक लहर दौड़ा दूं और कल को वो भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देश के लिए कुर्बान होने तक को तैयार हो। नहीं, और जरूरत भी नहीं है इसकी। सक्षम है वो लोग जो ये कर रहे हैं, लेकिन तुमसे तुम्हारे काम की अपेक्षा तो की जा सकती है ना। एक छोटा सा बदलाव तो किया जा सकता है ना। दिल के गहरे बहुत किसी कोने में एक बात देश के लिए भी तो सहेज कर रखी जा सकती है ना, जिसकी आबो हवा में तुम सांस लेते हो। अरे याद करो अपने मौलिक कर्तव्य, जिसमें तुम कहते हो कि हम भारत की समन्वित संस्कृति को जिंदा रखेंगे, लेकिन सिर्फ कहते हो। अधिकारों की बात करते हो, कर्तव्यों का नंबर कब आएगा? छोटी सी बात से नाराज होते हो तो बसें फूंक देते हो, रेल की पटरियां उखाड़ देते हो। एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सरकार का और किसी के बाप का पैसा नहीं लगा उसमें, यह तुम्हारा पैसा है और उसी का नुकसान करते हो। लोग विरोध करते हैं, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी भी जताते हैं, उनका तरीका अलग होता है।
मैंने सुना है कि जापान में अगर कोई सरकारी पॉलिसी से नाखुश होता है, किसी राजनेता से नाखुश होता है, तो विरोध के नाम पर 1 घंटा ज्यादा काम करता है काली पट्टी बांधकर, और तुम हड़ताल पे जाते हो। अरे हड़ताल पे तो डॉक्टर भी जाता है, जिसे धरती का खुदा कहते हैं, हम भगवान कहते हैं। ऐसे देश भारत में हम रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। कुछ राजनेताओं को चुन लेने मात्र से हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। किसी राजनीतिक दल को सत्ता में बैठा देने मात्र से हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। क्या एक देशवासी की हैसियत से एक छोटी सी आहुति इस यज्ञ में हम नहीं दे सकते? क्या हमें एक कदम आगे बढ़ा करके जो है भारत के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है, या हमारा यह कर्तव्य नहीं है? और अगर है तो हम क्यों ना करें? क्यों हम हमेशा जीभ लटकाए हुए सिर्फ इस बात का इंतजार करें कि कोई आएगा जो तस्वीरें बदल देगा? क्यों ना हम पहल करें, एक छोटी सी पहल जो बहुत सामान्य तरीके से हो सकती है, एक छोटी सी पहल जो सिर्फ इस बात को मान लेने से हो सकती है कि हम भारत माता माने, हृदय से माने, बदन में दौड़ते लहू के एक एक कतरे से माने इस भारत को अपनी माता। सिर्फ मां अगर व्यथित हो, मां अगर बीमार भर हो जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है तुम्हारे। सारी जुगत लगा देते हो, खुद को बेच डालने तक के लिए तैयार रहते हो कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाए। एक तरफ भारत को माता कहते हो, दूसरी तरफ तुम उसके बारे में एक पल, एक लम्हे नहीं सोचते। कैसे चुकाओगे ऋण? कैसे चुकाओगे जिसकी आबो हवा में सांस लेते हो उसका यह ऋण? कुछ नहीं करना तुम्हें, कोई जंग नहीं छेड़नी। आज तो दिन भी इतने बुरे नहीं हैं, बस अपनी अपनी जगह जो जहां भी है अपनी कंफर्ट जोन में बस एक छोटी सी आहुति देश के नाम डाले और देश में देश के प्रति देशभक्ति का एक छोटा सा भाव जगाए। आखिर कब करेंगे हम? ये करना ही पड़ेगा हमें। सड़क पर चलते हुए लोगों को देखता हूं, पान खा के गुटखा खा के थूकते हुए लोगों को देखता हूं, और तब याद आता है कि हम अपनी भारत को भारत माता कहते हैं, मदर लैंड का कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे कोई लेना देना नहीं है। कभी भी मुझे इंतजार है कि किसी दिन मैं निकलूं और चंद लोगों को देखूं कि सड़क पर अगर कोई कूड़ा ऐसी जगह पर पड़ा है जहां नहीं पड़ा होना चाहिए, उसे उठाकर डस्टबिन में डाले। घर की सफाई तो हर दिन करते हो, खुजली आने पर खुजलाते हो, खुश होने पर हंसते हो, तकलीफ होती है तो रोते हो, यह सब स्वाभाविक है। अनैच्छिक क्रिया की तरह शामिल हो जाने दो अपने बदन में, अपने शरीर में, अपनी कार्यशैली में, अपनी बातों में। इस देश को अनैच्छिक क्रिया की तरह कोशिश ना करनी पड़े, और यह होगा भी नहीं कोशिश से, यह होगा बस मान लेने से। एक लम्हा जब तुम मान लोगे भारत को अपनी माता, एक लम्हा जो तुम्हें सीधे नेगेटिव पोर्शन से उठाकर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, एक लम्हा जो कभी उतर जाएगा चुपके से। मेरे मोटिवेट करने से तुम मोटिवेट होने वाले नहीं। मुझे पता है कि अगर मैं ये कोशिश करूं तो ये वक्त की बर्बादी है। तुम तो ये वीडियो भी देखोगे तो इंटरटेनमेंट के मकसद से देखोगे कि चलो देखते हैं कि इंटरटेनमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, और मैं तुम्हें एंटरटेन करने का ठेका लेकर नहीं बैठा हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि मुझसे या किसी से कुछ भी कहने, सुनने, वादा करने की जरूरत नहीं। बस अपने अंदर उतर जाने दो ये लम्हा, जब तुम वाकई भारत को भारत माता मान लो। चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी, ये देश बदलने लगेगा, हर कण बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। एक बार करके तो देखो, कहीं से तो शुरुआत करो। चंद गलत बातें अपने आप जीवन से माइनस हो जाएंगी, चंद अच्छी बातें खुद ब खुद शामिल हो जाएंगी। बस मान लेने की जरूरत है। विचारों के धरातल से उतरकर अमल में आने का वक्त है। अब लाओ इसे, अब लाओ, और सिर्फ एक वर्ग का, एक तबके का, एक समाज का, हमारे जवानों का कर्तव्य बनकर मत रहने देने दो देश के प्रति जो है अपनी फर्ज अदायगी। इसे अपना कर्तव्य भी बनाओ। कब करोगे आखिर? कब खुलेंगी तुम्हारी आंखें? कब तक तुम बरगलाए जाओगे, या कब तक खुद से ही मुंह छुपाओगे? मुझे कुछ नहीं कहना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।